नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, समास के पिछले भागों में हमने अविभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन किया। समास के इस भाग में हम तत्पुरुष समास के उपभेद यानी कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास के उपभेदों में कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं क्योंकि इनमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। पहले बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्म अर्थात गुण को धारण करने वाला समास। कर्मधारय समास में सामान्यतः एक पद मुख्य यानी विशेष होता है तथा दूसरा पद गुणवाचक विशेषण के द्वारा या उपमेय उपमान के द्वारा उसकी किसी न किसी रूप में विशेषता बताने के लिए आता है। यद्यपि विशेषण विशेष्य के पद पहले या दूसरे किसी भी स्थान पर आ सकते हैं, किंतु उनमें किसी न किसी प्रकार से विशेषण विशेष्य का संबंध अवश्य रहता है। साथ ही इस समास में अधिकांशतः विशेषण विशेष्य संबंधी पद या उपमेय उपमान संबंधी पद आते हैं। कर्मधारय समास की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है इसकी पहला पद गुणवाचक विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य। साथियों, विशेषण वह पद होता है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है और जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे महासागर। साथियों, इस सामासिक पद में दो पद हैं, महा और सागर। महापद सागर संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अर्थात इसका विग्रह होगा महान है जो सागर। यानी साथियों, इसमें पहला पद जो गुणवाचक विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है, अर्थात जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। इसमें सागर की विशेषता बताई गई है कि वह महान है। अन्य उदाहरण देखिए, काली मिर्च। इसका समास विग्रह होगा काली है जो मिर्च, यानी मिर्च संज्ञा की विशेषता बताई गई है कि वह काली है। सद्बुद्धि, सत है जो बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार। साथियों, आचार संज्ञा की विशेषता बताई गई है कि वह भ्रष्ट यानी बुरा है। अल्पेच्छ, अल्प है जिसकी इच्छा। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि। सदाशय, सत है जिसका आशय। रक्तलोचन, रक्त अर्थात लाल है जो लोचन। यहां पे लोचन अर्थात नेत्र की विशेषता बताई गई है कि वे रक्त वर्ण है यानी लाल है। हताश, हत है जिसकी आशा। अर्थात साथियों, कर्मधारय समास की पहली विशेषता है, इसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। दूसरी विशेषता है दोनों पद विशेषण। ऐसे सामासिक पदों में दोनों ही पद गुणवाचक विशेषण होते हैं तथा उस समास में विशेष्य नहीं होता, लेकिन सामासिक पदों में आए विशेषण किसी न किसी विशेषण की ही विशेषता बताते हैं जो सामासिक पदों में प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। अर्थात इन विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है। लेकिन साथियों, सामासिक पद में आए विशेषण पद उस अप्रत्यक्ष विशेष्य की ही विशेषता बताते हैं। अर्थात साथियों, इस समास में विशेष्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे मोटा ताजा। इसका समास विग्रह होगा जो मोटा है जो ताजा है। साथियों, यहां पे दोनों पद मोटा और ताजा ये विशेषण युक्त पद हैं जो किसी अप्रत्यक्ष संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अर्थात कहा जाए मोटा ताजा आदमी। हालांकि आदमी विशेष्य यहां पे प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं है, लेकिन फिर भी ये विशेषण किसी न किसी संज्ञा की विशेषता जरूर बताते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, पढ़ा लिखा। इसका समास विग्रह होगा जो पढ़ा हुआ है जो लिखा हुआ है, अर्थात कह सकते हैं पढ़ा लिखा आदमी। शीतोष्ण, जो शीत है जो उष्ण है, अर्थात कहा जाए शीतोष्ण जल, यानी जल यहां पर संज्ञा प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं है,
लेकिन यहां पर आए दोनों पद शीत और उष्ण जल की या अन्य किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। हरा सघन, जो हरा है, जो सघन है, अर्थात कहा जाए हरा सघन खेत। साथियों यहां पर दोनों जो पद दिए गए हैं, हरा और सघन, ये विशेषण है। लाल सुर्ख, जो लाल है, जो सुर्ख है, अर्थात दोनों पद यहां पर विशेषण है। कहा जाए लाल सुर्ख टमाटर। देवर्षि, जो देव है, जो ऋषि है। देव और ऋषि यहां पे दोनों ही विशेषण का काम कर रहे हैं, जो किसी अप्रत्यक्ष संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। अर्थात नारद जी की विशेषता बताई गई है कि वे देव भी हैं और ऋषि भी हैं। अन्य देखिए राजर्षि, जो राजा है, जो ऋषि है। साथियों यहां पर राजा और ऋषि विशेषण जनक के लिए आए हैं, यानी जनक को राजर्षि का विशेषण दिया गया है, यानी जो राजा भी थे और ऋषि भी थे। अगला उदाहरण देखिए, नील लोहित, जो नीला है, जो लोहित है। अर्थात साथियों कर्मधारय समास की दूसरी विशेषता है, इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, अर्थात गुणवाचक विशेषण होते हैं, लेकिन विशेष्य प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं होता। हालांकि ये विशेषण शब्द किसी न किसी संज्ञा की विशेषता जरूर बताते हैं। कर्मधारय समास की तीसरी विशेषता है पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे ऋषिराज, इसका समास विग्रह होगा ऋषियों में राजा, यानी श्रेष्ठ। साथियों यहां पर ऋषि जो संज्ञा है, उसकी विशेषता युक्त पद आया है राज, यानी राजा, जो श्रेष्ठ के अर्थ में आया है। यानी कहा जा सकता है कि ऋषियों में राजा। इसलिए साथियों इस समास में दूसरे पद का सहयोग लेकर पहले पद को विशेषता युक्त संज्ञा बताने का काम किया जाता है। दूसरा पद इसमें राज यानी श्रेष्ठ, और इसका सहयोग लेकर ऋषि शब्द की विशेषता बताई जाती है। और साथियों पहला पद अन्य से तुलनीय होकर अतिरिक्त विशेषता धारण कर लेता है, अर्थात जितने भी ऋषि है उन सभी ऋषियों में जो श्रेष्ठ है उसे ऋषिराज कहा गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कवि पुंगव, इसका समास विग्रह होगा कवियों में पुंगव यानी श्रेष्ठ। इसलिए दूसरा पद जो विशेषता युक्त पद है और कवि जो एक विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई गई है कि कवियों में जो श्रेष्ठ है। कविराज, समास विग्रह होगा कवियों में राजा यानी श्रेष्ठ। नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। नराधम, नर और अधम दो पद है। नर इसमें विशेष्य है और अधम विशेषता है, तो नरों में अधम यानी नीच। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। इसलिए साथियों इस समास में पहला पद विशेष्य होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। साथियों यह समास तत्पुरुष में न होकर कर्मधारय समास में इसलिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इसमें दूसरे पद का सहयोग लेकर पहले पद को विशेषता युक्त संज्ञा बताने का उद्देश्य होता है, क्योंकि वह पद अन्य से तुलनीय होकर अतिरिक्त विशेषता धारण कर लेता है। कर्मधारय समास की चौथी विशेषता है प्रथम पद उपमान और दूसरा पद उपमेय। साथ ही समास में पहला पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। उपमान से आशय है जिससे उपमा की जाए और उपमेय होता है जिसकी उपमा की जाए। उदाहरण के लिए जैसे चंद्रमुख। साथियों चंद्रमुख में चंद्र है वह उपमान है, अर्थात इससे उपमा की गई है, और मुख यानी जिसकी उपमा की जाती है। मुख यहां पे उपमेय है, अर्थात जिसकी उपमा की जाए वह तो होता है उपमेय, और जिस पदार्थ से उपमा की जाती है उस पदार्थ को उपमान कहा जाता है। जैसे चंद्रमुख में
मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, अर्थात चंद्रमा के समान मुख। साथियों, सामान्यतः मनुष्य से संबंधित अंग, वस्तुएं आदि उपमेय होते हैं, जैसे मुख है, हृदय है, नयन। लेकिन प्रकृति से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उसे उपमान कहा जाता है, जैसे चंद्रमा है, कमल है। अर्थात साथियों, उपमा अलंकार से युक्त सामासिक पदों में कर्मधारय समास होता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कमल नयन, इसका समास विग्रह होगा कमल के समान नयन। अर्थात साथियों, पहला पद कमल और दूसरा पद नयन, यानी यहां पर पहला पद उपमान है और दूसरा जो पद है वो उपमेय है। अर्थात कमल के समान नयन, यानी नयनों की तुलना कमल से की गई है कि नयन है वो कमल के समान है। इसी प्रकार मीनाक्षी, मीन के समान अक्षी यानी आंख, आंख की तुलना यहां पर मीन यानी मछली से की गई है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र यहां पे उपमान और मुख जिसकी तुलना की गई है चंद्रमा से वह उपमेय है। तुषार धवल, अर्थात तुषार के समान ध्वल, ध्वल कहा गया है सफेद को, और तुषार का अर्थ होता है बर्फ, यानी बर्फ के समान ध्वल। यहां पे तुषार उपमान है और ध्वल उपमेय है। पाषाण हृदय, पाषाण यानी पत्थर के समान हृदय, हृदय की तुलना की गई है पाषाण से। राजीव लोचन, राजीव यानी कमल के समान लोचन, लोचन यानी आंख की तुलना राजीव कमल से की गई है, इसलिए कमल उपमान है और मनुष्य युक्त जो पद है लोचन आंख वे उपमेय है। वज्र हृदय यानी वज्र के समान हृदय, हृदय जो उपमेय है और जिसकी तुलना की गई है वज्र से। इसलिए साथियों, कर्मधारय समास की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसमें पहला पद उपमान होता है तथा दूसरा पद उपमेय होता है। साथियों, कर्मधारय समास की एक अन्य विशेषता है, इसमें प्रथम पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। अर्थात साथियों, रूपक अलंकार से संबंधित पद कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे रूपक कर्मधारय समास भी कहा जाता है। रूपक कर्मधारय समास में उपमेय के उपमान से तुलना या समानता करने की बजाय उपमेय पर उपमान का आरोप ही कर दिया जाता है। अर्थात साथियों, उपमा अलंकार में जहां पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, वहीं रूपक अलंकार में अधिक समानता होने के कारण उन्हें एक ही मान लिया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे मुखचंद्र, यानी इसका समास विग्रह होगा चंद्र रूपी मुख। साथियों, पहले हमें यह देखना होगा कि इन दोनों पदों में बात किसकी की गई है, क्या मुख की बात हो रही है या चंद्रमा की बात हो रही है। यहां पे बात मुख की हो रही है, यानी मुख है वो चंद्र है, इसलिए इसका समास विग्रह होगा चंद्र रूपी मुख, यानी चंद्रमा का रूप दे दिया गया है मुख को, इसलिए मुख है वो अब मुख नहीं रहा बल्कि चंद्रमा बन गया। अर्थात मुख ने चंद्रमा का रूप ले लिया। इसलिए साथियों, ऐसे सामासिक पदों के समास विग्रह में पहले उपमान शब्द को लिखा जाता है, उसके बाद रूपी शब्द लगाया जाता है और उसके तुरंत बाद उपमेय को लिखा जाता है। इसलिए मुख चंद्र का समास विग्रह होगा चंद्र रूपी मुख। दूसरा उदाहरण है क्रोधाग्नि, इसका समास विग्रह होगा अग्नि रूपी क्रोध। क्योंकि साथियों, बात तो क्रोध की हो रही है, इसलिए क्रोध ने अग्नि का रूप धारण कर लिया है। चरण कमल, उपमान है कमल, इसलिए कमल रूपी चरण। देहलता, यहां पे बात देह की हो रही है, इसलिए पहले उपमान आएगा लता रूपी देह। भवसागर, सागर रूपी भव। मुखारविंद, अरविंद यानी कमल रूपी मुख।
वचनामृत, अमृत रूपी वचन। इसलिए साथियों, समास विग्रह में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ऐसे सामासिक पद जिसमें पहला पद उपमेय हो और दूसरा उपमान हो, उनका समास विग्रह करते वक्त हमें उपमान शब्द को पहले लिखना होगा, उसके तुरंत बाद रूपी शब्द लगाकर उपमेय शब्द को लिख देना होगा। साथियों, बात करते हैं तत्पुरुष समास के दूसरे उपभेद द्विगु समास की। साथियों, द्विगु समास में भी दूसरा ही पद प्रधान होता है और इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा पूरा समास समाहार यानी समूह या संगम का बोध कराता है। अर्थात साथियों, पहला पद संख्यावाची होने के कारण ये पूरा सामासिक पद एक समूह का बोध कराता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे तिकोना। तिकोना का समास विग्रह होगा तीन कोनों का समूह, क्योंकि पहला पद विशेषण है यानी संख्यावाची विशेषण और कोना शब्द संज्ञा शब्द है, इसलिए पूरा सामासिक पद समूह का बोध करा रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, तिराहा। इसका समास विग्रह होगा तीन राहों का संगम। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है। दोपहर यानी पहला पद दू आया है जो संख्यावाची है, इसलिए समास विग्रह होगा दो प्रहर के बाद का समय। अगला उदाहरण देखिए, सप्ताह। सप्त अहनों का समूह है। अहनों का अर्थ होता है दिवस। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह है। दो मंजिला, दो मंजिल का। पंसेर, पांच शेर का। नौलखा, 9 लाख रुपए के मूल्य का। शताब्दी, शत अब्दों यानी वर्षों का समूह है। इसलिए साथियों, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और पूरा पद समाहार समूह का बोध कराता है। लेकिन साथियों, कुछ सामासिक पदों में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होने पर भी विशिष्ट अर्थ निकलने के कारण द्विगु समास न होकर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, तिरंगा। अब तिरंगा में पहला जो पद है तीन, वह संख्यावाची विशेषण है, लेकिन इसका समास विग्रह तीन रंगों का समूह न होकर एक विशेष अर्थ निकलता है, राष्ट्रध्वज। इसलिए साथियों, तिरंगा शब्द हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए तिरंगा में बहुव्रीहि समास होगा। अगला उदाहरण देखिए, त्रिशंकु। अब इसका समास विग्रह होगा, तीन शंकुओं का समूह नहीं होगा, बल्कि ये त्रिशंकु जो शब्द है वह अयोध्या का राजा विशेष के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए इसमें पहला पद संख्यावाची होने के बावजूद भी यह बहुव्रीहि समास है। अगला उदाहरण है त्रिपिटक। साथियों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ विशेष है, इसलिए साथियों त्रिपिटक समास में पहला पद संख्यावाची होने पर भी विशेष अर्थ देने के कारण यह बहुव्रीहि समास है। त्रिवेणी। अब यहां पर तीन वेणियों का समूह न होकर इसका विशेष अर्थ, विशेष जो नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती, उनके संगम स्थल के लिए रूढ़ होने के कारण इसमें बहुव्रीहि समास है। दोगला यानी दो गले हैं जिसके, अर्थात दुहरी बात करने वाला। यहां पे दो गलों का समारोह नहीं है, वास्तव में दो गलों की बात नहीं की जा रही, लेकिन विशेष अर्थ इसका है दुहरी बात करने वाला, इसलिए पहला पद संख्यावाची होने पर भी यह बहुव्रीहि समास है। चारपाई, चार पाए हैं जिसके, इसलिए साथियों चारपाई जो सामासिक पद है वह खाट के लिए रूढ़ हो गया, यानी खाट के अलावा मेज के भी चार पाए होते हैं, लेकिन उसे चारपाई नहीं कहते, बल्कि चारपाई जो शब्द है वह रूढ़ हो चुका है खाट के लिए, इसलिए विशेष अर्थ है इसका, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का स्थान, और साथियों पंचवटी महाराष्ट्र में एक पौराणिक स्थान है, इसके लिए रूढ़ हो गया, जहां पर वनवास के समय
राम, सीता और लक्ष्मण रहे थे। पंचानन, 5 है आनन जिसके, अर्थात शिव के लिए यह पंचानन जो शब्द है वह रूढ़ हो गया, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। सडानन अर्थात 60 है आनन जिसके, पहला पद संख्यावाची होने के बावजूद भी इसका विशेष अर्थ निकल के आया है कार्तिकेय, और कार्तिकेय के लिए यह रूढ़ होने के कारण बहुव्रीहि समास है। दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण के लिए यह सामासिक पद रूढ़ होने के कारण बहुव्रीहि समास होगा। इसलिए साथियों, जहां पर सामासिक पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है, वहां पर पहला पद संख्यावाची होने पर वह द्विगु समास होगा। लेकिन जब पहला पद संख्यावाची होने के बावजूद भी यदि विशेष अर्थ निकलता है, तब वहां बहुव्रीहि समास होगा।